दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र राणा और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी। राजेश भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न यूपी में गुर्जर पॉलिटिक्स के बारे में। गंगोह जो है, सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट पिछले कई दिनों से बहुत सुर्खियों में है और कल एक ज़बरदस्त घटनाक्रम वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं चौधरी कीरत सिंह, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया भारतीय जनता पार्टी की संगठन की नेता कोमल चौधरी ने। और विवाद इतना बढ़ गया कि कोमल चौधरी ने कीरत सिंह के खिलाफ पंचायत कॉल कर दी। गुर्जर समाज की विभिन्न पार्टियों के गुर्जर नेता वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस फोर्स ने उनको इकट्ठा नहीं होने दिया, लाठीचार्ज तक किया, हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज तो नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक जगह पर तमाम नेताओं ने बैठक की और वो बहुत फायरी, बहुत एग्रेसिव होकर के बहुत सनसनीखेज आरोप कोमल चौधरी लगा रही हैं विधायक के ऊपर। नतीजा ये हुआ कि कल विधायक लखनऊ में विधायक ने अपनी बात रखी और कहा तो ये जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उसके बाद पार्टी ने डिसीजन लिया और कोमल चौधरी को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया। खैर, ये एक पूरा ताजा घटनाक्रम है, लेकिन इसके संदर्भ में हम बात करेंगे पूरे वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स पर जो प्रभावित करती है बेसिकली सहारनपुर से नोएडा तक की बेल्ट को। और इसमें कई बार बड़े घटनाक्रम देखने को आया। राजेश भाई साहब, पिछले दिनों लोनी बहुत सुर्खियों में रहा। नंद किशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, वो डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे मार्च को लेकर के। उनका जो है कुर्ता फटा, वो फटे कुर्ते के साथ घूमते हैं लगातार, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। फिर बाद में अधिकारियों के तबादले होते हैं तो कहा जाता है कि रूटीन में तबादले हुए और नंद किशोर गुर्जर खुशी मनाते हैं कि उनकी वजह से तबादले हुए। एक वो अपनी तरह का प्रकरण है। दूसरा एक प्रकरण प्रणव चैंपियन का रहा, जो वहाँ के विधायक जो है रुड़की के पास जो विधानसभा सीट है खानपुर, उसके विधायक हैं उमेश जी। तो उनके साथ उनका कंट्रडिक्शन हुआ और फाइनली प्रणव चैंपियन को जेल जाना पड़ा। तो ये जो पूरे वेस्टर्न यूपी की गुर्जर पॉलिटिक्स में एक छटपटाहट है, इसको किस तरह से देख रहे हैं हम? मुझे लगता है कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात करें। पहले एक तो ये कि सब नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं ज़्यादातर, जो विवादों में घिर रहे हैं, जो गुर्जर नेता हैं। एक कॉमन बात तो इनमें ये है, चूंकि प्रणव चैंपियन भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनके साथ रहे और सक्रिय नेता हैं उधर। इधर बात करें नंद किशोर गुर्जर की, तो वो दूसरी बार के एमएलए हैं बीजेपी के लोनी से। और अभी रिसेंटली हम बात करें इस गंगोह के विवाद की, तो दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं इसमें भी। तो ये बेचैनी, ये छटपटाहट क्या इस बात का संकेत है कि गुर्जर नेताओं में आपसी अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं, उनमें बंटवारा हो रहा है और वो अलग अलग दलों के साथ खड़े दिखाई देंगे 2027 में, किसी एक जगह यूनाइट नहीं होंगे? चूंकि अभी भी हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी बहुत सारे गुर्जर नेता मजबूत स्थिति में हैं। तो ये डिवाइडेशन, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, एक एक जिले से लेकर सहारनपुर से लेकर शुरुआत। जी डॉक्टर साहब, अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें, जैसा आपने बताया नोएडा से लेकर सहारनपुर तक, तो सहारनपुर तो बड़ा ऐतिहासिक जिला भी है और वहाँ गुर्जरों का एक वर्चस्व रहा एक दौर में। आप देखिए कि रामशरण दास सपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका बहुत सम्मान था, वो बड़े लीडर रहे वो समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा अगर यशपाल सिंह की बात करूँ तो चौधरी यशपाल सिंह बड़े लीडर रहे सहारनपुर के, वो लगातार कांग्रेस में रहे और बड़े पदों पर रहे, उनका अपना वजूद है। हालांकि अगर बात करें उनके बेटे हैं, उनकी विरासत है रुद्रसेन के पास में। और अब ये जो विवाद आया है, जो विवाद नया हुआ है, चूँकि कीरत सिंह जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं और गंगोह से ही है। ये जो आपसी मतभेद है, गंगोह सीट से मैं पूरा बैकग्राउंड देख रहा था, लगातार गुर्जर विधायक जीतते हैं। वो निश्चित तौर पे गंगोह जो है एक तरह से गढ़ है गुर्जर सियासत का। लंबे समय से लगातार गुर्जर एमएलए होते हैं। और डॉक्टर साहब आप देखो, मैं अगर बात करूँ पूरी, तो सहारनपुर के ये बड़े नाम रहे। और अगर मैं शामली की बात करूँ तो शामली में एक तरफ हुकम सिंह गुर्जर, वो अब नहीं है, लेकिन वो बड़े नेता रहे। पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, फिर वो भाजपा के बड़े नेता रहे। उनके सामने जो कि मुनव्वर हसन भी चूँकि गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, उनका भी वहाँ वजूद रहा। और एक तीसरे वीरेंद्र सिंह,
वीरेंद्र सिंह लगातार बहुत लंबे समय आरएलडी में जुड़े रहे, वहाँ से लंबे समय बहुत बार वो विधायक रहे, एमएलसी रहे। आज वो बीजेपी में हैं, उनका परिवार भी है अपना, उनके बेटे मनीष सिंह वो भी वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। और डॉक्टर साहब अगर मैं मेरठ की मुजफ्फरनगर की बात करूँ, शामली की कई थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूँगा। शामली की खास बात यह है कि मुनव्वर हसन के पास ये रिकॉर्ड है कि वो देश के सारे सदनों के मेंबर रहे, वो एमएलसी भी रहे, एमएलए भी रहे, वो राज्यसभा भी रहे और वो लोकसभा भी रहे। कैराना से वो मुनव्वर हसन चुने जाते थे और ये माना जाता है कि अतीत में जो दोनों के पूर्वज थे, मुनव्वर हसन के और बाबू हुकुम सिंह जी के, वो दोनों के पूर्वज कॉमन थे, कभी दोनों गुर्जर थे। बाद में वो कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गए, वो मुस्लिम गुर्जर हैं। और मुनव्वर हसन की जो बेटी हैं कैराना से एमपी हैं, तो मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन वो भी एमपी रहीं। मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन वो कैराना से एमपी हैं। नाहिद हसन एमएलए हैं उनके बेटे। और इसके मतलब बड़ा वर्चस्व रहा है पॉलिटिक्स में वेस्टर्न यूपी की, एक कद्दावर नेता रहे हैं मुनव्वर हसन। और बाबू हुकुम सिंह बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे अपने समय में, वो बड़े लर्नेड पॉलिटिशियन माने जाते थे और एक रसूख माना जाता था उनका। उनके नाम के पहले बाबू लगता था, उनका नाम इतने सम्मान से लोग लेते थे। और उनके निधन के बाद उनकी बेटी, ये एक अलग बात है कि मृगांका सिंह जो हैं वो चुनाव नहीं जीत पाई, उनको जीत हासिल नहीं हो पाई, वो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक रसूख है उस परिवार का वहाँ। और प्रदीप चौधरी वो भी गुर्जर हैं, वो वहाँ से एमपी रहे कैराना से, और वो पिछला चुनाव हार गए, ये एक अलग बात है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह कांधला से मेरे ख्याल में 7 बार एमएलए रहे वो कांधला से। उस समय कांधला विधानसभा सीट होती थी। जब ये बाद में नया परिसीमन हुआ, जिस 2012 का चुनाव पहली बार नए परिसीमन पे हुआ था, लोकसभा का तो 2009 में ही नए परिसीमन पे हो गया था। तो 12 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जो है कांधला सीट खत्म हुई और वो शामली सीट बनी। तो उसके बाद फिर पाला बदला, वीरेंद्र सिंह जी ने वो लगातार चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे, और बाद के हिस्से में वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो सिनेरियो बना उसमें। और वो एमएलसी हैं वहाँ से, उनके बेटे जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी है, उनके बेटे वहाँ सियासत करते हैं, तो उनका उस परिवार का कब्जा वहाँ के शामली के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे भी रहा। तो शामली में एक बहुत शामली सहारनपुर के बाद और नोएडा के बाद अगर बात करें हम, चूंकि गुर्जर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पावर सेंटर सहारनपुर और नोएडा वेस्ट यूपी में रहा है लंबे समय से। और नोएडा से तो चूंकि राजेश पायलट, दादरी उनका डिस्ट्रिक्ट उनका नोएडा है, वो एक अलग बात है कि वो राजस्थान में पॉलिटिक्स की उन्होंने। लेकिन राजेश पायलट बड़े नेता किसानों के, वो भी वेस्टर्न यूपी से ही निकले, राजस्थान की पॉलिटिक्स में नहीं, केवल वो उन्होंने पूरे देश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले किया। और उनका एक बड़ा सम्मान आज भी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। और फिर हम बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, दूसरे जिलों की तरफ। डॉक्टर साहब, जब शामली और मुजफ्फरनगर अलग हुए, क्योंकि मुजफ्फरनगर बहुत ज़्यादा गुर्जर राजनीति क्योंकि पहले थी जब एक थे, लेकिन अब खतौली की अगर बात करें तो मदन भैया भी बड़े कई बार विधायक रहे, वो खतौली से इस समय विधायक हैं आरएलडी से। मुजफ्फरनगर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चौधरी नारायण सिंह, बाबू नारायण सिंह जी वो डिप्टी सीएम रहे, और मुजफ्फरनगर की मोरना सीट से ही जो है वो विधायक रहे। मोरना पहले सीट होती थी, अब वो मीरापुर हो गई। तो वो जब डिप्टी सीएम बने तो वो मुजफ्फरनगर की सीट से एमएलए थे। और उनके बेटे चंदन चौहान के जाने के बाद बड़े सम्मान से उस परिवार का नाम लिया जाता है। उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है, कोई दाग नहीं है। आक्रामक राजनीति भी उन्होंने कभी नहीं की, बहुत सॉफ्ट नेता माने जाते थे। और उन्होंने बाबू नारायण सिंह जी के जो बेटे चंदन चौहान, संजय चौहान थे, संजय चौहान आरएलडी से 2009 में इलेक्ट हुए थे, जब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन था। बिजनौर से एमपी बने थे, एमएलए भी रहे वो। उनके बेटे हैं चंदन चौहान, बाबू नारायण सिंह जी के पोते हैं, जो इस वक्त बिजनौर से एमपी हैं आरएलडी से, और इसके पहले वो एमएलए भी रहे। वहां से तो मुजफ्फरनगर भी इस मायने में छूता नहीं है कि इम्पोर्टेंट दखल रहा है राजनीति में वहाँ गुर्जर समाज का। और फिर हम अगर बिजनौर की तरफ बढ़ें, मेरठ की तरफ बाद में आएंगे, पड़ोस के जिले बिजनौर की बात करते हैं, तो बिजनौर से मलूक नागर एमपी रहे। बिल्कुल। और मलूक नागर के भाई लखीराम नागर, वो प्रदेश सरकार में, बसपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से
विधायक रहे। और बिजनौर की अगर बात करें तो अशोक कटारिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे वो, और एमएलसी हैं इस वक्त। तो उनका एक अपना कद है भारतीय जनता पार्टी में, वो प्रदेश संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के। और मेरठ में उन्होंने पॉलिटिक्स के एक लंबे समय तक वो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे, तो वो ग्रास रूट से वो संघ के कैडर के माने जाते हैं, बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं। फिर हम मेरठ की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरठ काफ़ी लंबे समय तक अछूता रहा। एक वक्त था जब मेरठ में प्रभुदयाल रामदयाल की जोड़ी जो है, इनका सिक्का चलता था। दोनों भाई विधायक रहे। हाँ, प्रभुदयाल वो क्योंकि धनपुरा के दोनों, वो तो ऐसा राजनीतिक परिवार था कि वो लाडले थे चौधरी साहब के, वो दोनों विधायक रहे। आप देखो कि यहाँ से अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो चूंकि रामचंद्र विकल्प भी बड़े नेता थे, उनका भी मेरठ से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा। और उस वक्त तो जिला मेरठ होता था। हाँ, मेरठ था। हाँ, उनका बड़ा वो रहा वजूद। और अगर हम मेयर की बात करें मेरठ में, तो आप देखिए कि सुशील गुर्जर की पत्नी होती है मधु गुर्जर, वो 1 लाख मतों से जीत जाती है मेरठ का महापौर का पद। उस समय ऐतिहासिक था, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी। आज अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर हम सदर विधानसभा की बात करें, सुशील गुर्जर डिप्टी मेयर भी रहे। और सुशील गुर्जर का अपना म्युनिसिपैलिटी की राजनीति में उनका बड़ा वर्चस्व रहा। बहुत कम उम्र में तमाम सीनियर लीडर्स के मुकाबले सुशील गुर्जर को पार्टी ने एक बड़ी हैसियत दी, बड़ा कद दिया, और उनकी पत्नी मधु गुर्जर मेयर भी बनी गई। वो पहली गुर्जर मेयर थी मेरठ सिटी की। और अवतार सिंह भड़ाना मेरठ से एमपी रहे। हाँ, हरीश पाल जी यहीं से एमपी रहे। हाँ। तो मेरठ भी एक पावर सेंटर है। और आप देखो ना राणा जी, वर्तमान में सरदना जो सीट थी बीजेपी की, लगातार बीजेपी यहाँ, चाहे रविंद्र पुडीर यहाँ लगातार 3 बार विधायक बने, 2 बार यहाँ संगीत सोम यहाँ से विधायक बने। लेकिन 2022 का जब चुनाव होता है तो अतुल प्रधान 2 बार हारने के बाद तीसरी बार जीतने में सफल हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जब आप दक्षिण की बात करते हो, जो शहर और देहात की मिक्स सीट है, तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जो छात्र संघ के अध्यक्ष पे रहे और भाजपा के तमाम युवा मोर्चा के अच्छे पदों पर रहे, वो महामंत्री भी रहे, और वो चुनाव लड़ते हैं। उससे पहले रविंद्र भड़ाना इस सीट से जब पहली बार सीट बनी 2012 में, जब परिसीमन हुआ, तो मेयर दक्षिण सबसे पहले रविंद्र भड़ाना जो भाजपा के जिलाध्यक्ष होते थे उससे पहले, वो वहाँ विधायक बने। उसके बाद में उस सीट पर लगातार 2 बार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर वहाँ से विधायक बने। अब वर्तमान में ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। तो मेरठ भी एक बड़ा पावर सेंटर है। और अगर नोएडा की बात करें, मेरठ में मुखिया गुर्जर के बेटे कुलविंदर गुर्जर जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कई बार गुर्जर समाज के नेताओं का कब्जा रहा, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कब्जा रहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रामचंद्र विकल जी का तो जो दखल था वो पूरे प्रदेश की सियासत में था, बागपत के एमपी रहे। अतुल प्रधान की पत्नी जो हैं, जो सरदना के एमएलए हैं, उनकी पत्नी सीमा प्रधान वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी मेरठ की। तो मेरठ में भी एक पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल गुर्जर समाज और नए नेताओं में तो खास तौर पर अतुल प्रधान और सोमेन तोमर ने बहुत तेजी से राइज किया और जगह भी बनाई। सोमेन तोमर तो दक्षिण से 2 बार के विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अतुल प्रधान 2 चुनाव लूज किए, फिर तीसरा चुनाव जीत गए। उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही। तो एक लंबे अरसे बाद जो एक गैप आया था, उसमें एक यूथ में जो लीडरशिप है, उसमें चंदन चौहान हो चाहे, या फिर हम इधर इन मेरठ के 2 नेताओं की बात करें, डॉक्टर सोमेन तोमर जी। और डॉक्टर साहब आप देखो कि मुखिया गुर्जर, चूंकि वेस्ट यूपी में मुखिया गुर्जर वो अलग बात है कि कभी वो विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने, लेकिन इस समाज में उनका अपना वजूद है और अपने बेटे को वो जिला पंचायत सदस्य बनवा देते हैं और फिर उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा देते हैं। और चूंकि और अगर आप गाजियाबाद की बात करो तो नंद किशोर गुर्जर चूंकि बड़ा विवाद भी रहा, हालांकि वो बीजेपी में है, बीजेपी के लोनी के विधायक हैं 2 बार। और लोनी बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि लोनी पहले कभी गढ़ हुआ करती थी दूसरे और दलों की, लेकिन लगातार संघर्ष करे, विवाद भी हुआ इनका, चाहे वो वर्चस्व की लड़ाई हुई, चाहे वो आपसी कमिश्नर या विधायक का तनाव रहा, लेकिन वजूद वहाँ है। अगर आप नोएडा की बात करो तो सुरेंद्र नागर अपना एक वजूद वाले, नोएडा सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा गुर्जर पॉलिटिक्स का, क्योंकि राजेश पायलट दादरी से आते थे, बिल्कुल, और फिर सुरेंद्र नागर वहीं से, नरेंद्र भाटी बड़ा नाम रहा राजनीति में। तो डॉक्टर साहब वेस्ट यूपी में ये जो सहारनपुर से लेकर नोएडा तक ये जो ग्रीन
जो ग्रीन गलियारा है, यहाँ जो गुर्जर राजनीति है वो लगातार मजबूत रही। लेकिन अब पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें, कुछ सालों की बात करें, तो ये जो राजनीति है, जो कुलाचे मार रही है गुर्जर राजनीति, इसमें बहुत ज़्यादा आपसी तनाव, किसी और से नहीं, ये आपसी विवाद ये हो रहा है। प्रणव चैंपियन बीजेपी के बड़े लीडर हैं उत्तरांचल के, और वो अक्सर जिस तरह उनके बयानबाजी होती है, तो वो जिस तरह तमाम मुख्यमंत्री से बात करते थे, लेकिन इस बार वो बच्चा खा गए, क्योंकि वो फायरिंग के मामले में, अगर फायरिंग ना करते तो ना होता। एक जो मौजूदा विधायक हैं, उनके कार्यालय में फायरिंग करने के बाद में गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार जेल गए, जेल से वापस लौट के आए। और इस समय चूँकि सहारनपुर और ये मिलावा क्षेत्र है, रुकिएगा वो अलग बात है कि उत्तरांचल में है, लेकिन वो क्षेत्र बहुत हॉट है। और पिछले अगर हम 7 दिन की बात करें, तो पिछले 7 दिन में जो गंगों में हो रहा है, जो सहारनपुर में हो रहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय हॉट है, और सबकी नज़र यहाँ टिकी हुई भी है। नहीं, केवल यही नहीं टिकी हुई राजेश भाई साहब, लोगों की निगाह इस बात पे भी है कि क्या जो गंगोह के विधायक है कीरत सिंह, इस डिस्प्यूट के बाद, जैसा कि कोमल चौधरी कह रही हैं, कोमल चौधरी भी गुर्जर समाज से हैं, वो ये कह रही हैं कि उनके पास इस तरह के एविडेंसेज हैं, और बहुत सनसनीखेज आरोप उन्होंने लगाए हैं विधायक के ऊपर। हम यहाँ उनका जिक्र करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो मर्यादा के बाहर हैं। बहुत गंभीर तरह के एलिगेशंस उन्होंने लगाए, और ये भी कहा कि उनके पास एविडेंस हैं, तो अगर वो एविडेंस दे देती हैं तो क्या वो अपना टिकट बचा पाएंगे? क्या एविडेंस दे पाएंगी कोमल चौधरी? क्या रियल में उनके पास एविडेंसेस हैं? और अगर रियल में एविडेंसेस हैं तो वो दे क्यों नहीं रही हैं? और अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ शिगुफा है? इस पूरे इन दागों से बाहर निकल आएंगे कीरत सिंह और रिपीट करा ले जाएंगे अपना टिकट? तो एक सवाल तो बड़ा ये है। दूसरा सवाल ये है कि नंद किशोर गुर्जर के साथ जिस तरह कि घटनाक्रम हुए, और वो लगातार 2 बार से एमएलए हैं, तो देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या नंद किशोर गुर्जर अपना टिकट वहाँ पर बचा पाएंगे इस बार? फिर तीसरी बार उनको बीजेपी कैंडिडेट बनाएगी, चूंकि ये माना जाता है कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, और खासतौर पे दिल्ली और यूपी का जो झगड़ा है, उसमें नंद किशोर कहीं ना कहीं किसी एक धड़े का टूल बन गए। कई लोगों ने ये बात कही, मुखिया गुर्जर ने भी हमारे साथ इंटरव्यू में इस तरह की बात कही, सोसाइटी में भी लोग इस तरह की बात करते हैं। तो हम नहीं जानते कि इसमें कितना सच है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। तो ये फैक्ट्स जब हवा में तैरते हैं तो ये टॉप लीडरशिप तक जाते हैं। ये जब कंपनियों से सर्वे कराए जाते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, तो वो उन सर्वे में भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं, ये एलिगेशंस हैं। कई गुर्जर समाज के बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, लगाए, जो वास्तव में गंभीर हैं। तो क्या इन सब से बाहर निकल आएंगे वो, फिर टिकट दोबारा से उनको मिल जाएगा? तो ये बड़ा सवाल है। क्या प्रणव चैंपियन जेल जाने के बाद, और जो अब स्थिति उनकी पॉलिटिक्स में बन रही है, क्या फिर से उनका पुराना सिक्का, पुराना वजूद कायम हो पाएगा? इस तरह के कई बड़े सवाल इस समय, या जैसे अशोक कटारिया परिवहन मंत्री रहे, हालांकि वो उस समय ये बताया जाता था कि हेल्थ इश्यूज की वजह से खुद उन्होंने विड्रॉ किया, वो बहुत मूवमेंट की सिचुएशन में नहीं थे। तो क्या वो मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल हो पाएंगे? क्या ये गुर्जर नेताओं ने जो एक प्रभाव इस पूरे वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में पैदा किया है, इसको वो सस्टेन कर पाएंगे? ये कंटिन्यू हो पाएगा 2027 में, या इनमें से बहुत सारे लोग अपने टिकट गंवा देंगे आपसी झगड़े में, या इनमें से बहुत सारे लोग आपसी झगड़ों में चुनाव हार जाएंगे? और ये जो वर्चस्व है, क्योंकि इस समय एक वक्त था पूरे वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में अलग अलग कास्ट पॉलिटिक्स का राइज हुआ। एक वक्त में मुस्लिम पॉलिटिक्स बहुत यहाँ पर एकदम से कहिए कि एकदम अर्श पे थी, और पिछले मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद हमने देखा कि मुस्लिम नेताओं को जीतना मुश्किल हो गया, पार्टियां टिकट देने से डरने लगी, चुनिंदा लोगों को कैंडिडेट बनाया गया, और उनमें भी बनाया गया तो बहुतों को जीत नसीब नहीं हुई, अधिकांश हारते चले गए। एक वक्त था कि जाट पॉलिटिशियंस, जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय ये कहा जाता है कि बहुत सारी सीटों से जाट कैंडिडेट्स को खुद मायावती ने उतारा, आरएलडी से कई कैंडिडेट्स थे, बीजेपी से थे, सारे दलों से थे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस समय गुर्जर पॉलिटिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यूनाइट भी किया है। वो सारे इश्यूज़ पे, सारे फ्रंट्स पे मुखर दिखाई देते हैं, यूनाइट दिखाई देते हैं, और राजनीतिक दलों में वो अपनी इस ताकत को कैश भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 में ये ताकत बनी रहेगी, या जो आपसी झगड़े हैं उनके, इसमें ये कहीं खो जाएगी? तो सब एक जैसे जो भाजपा नेत्री है कोमल चौधरी, जो उसका लगातार हम देख रहे हैं कि वो जो आरोप लगाए हैं, वो कहते हैं उनके पास कुछ दस्तावेज हैं। तो सियासत में
धमकाने का बड़ा रोल होता है, डराने का बड़ा रोल होता है। कल पंचायत हुई, पंचायत के बाद में वो सस्पेंड भी हो गई भाजपा से। तो कल भी उन्होंने ये आरोप लगाया था और आज भी उन्होंने ये आरोप लगाया। अगर दस्तावेज उनके पास वास्तव में थे जैसा आरोप लगाया, तो हमें लगता है कि अब तक अगर उन पर दस्तावेज होते तो वो अब तक सार्वजनिक कर देती। हमें है नहीं, वो अभी डराने की बात है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब ये विवाद की बात है गुर्जर पॉलिटिक्स की, तो आप देखो कि तमाम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग बीजेपी के विधायक हैं। विधायक प्रणव चैंपियन नहीं थे पर वो पूर्व विधायक हैं तमाम लोग बीजेपी के। कल हम लोग सुन रहे थे कुछ सोशल मीडिया पे, सहारनपुर से एक आवाज़ आई कि जो सपा के लोग हैं वो बीजेपी को रास नहीं आ रहे, वो फूट डाल रहे हैं। उसमें मुखिया गुर्जर पे भी आरोप लगा, सरदाना के विधायक अतुल प्रधान पे भी आरोप लगा। तो आप देखिए अगर वास्तव में सपा इतनी प्रभावशाली है, उसमें रुद्रसेन पर आरोप लगा जो चौधरी यशपाल सिंह के बेटे हैं, तो उसमें ये माना जा रहा है कि क्या जो अगर सपा पे आरोप है तो क्या सपा इतनी प्रभावशाली है कि वो तमाम जो बीजेपी का नेटवर्क है उसे तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह का लगातार आरोप, तमाम गुर्जर नेता आमने सामने हैं अपने, उनके जो बहुत सारे इशू है, कहीं ना कहीं अहम का मामला है, कहीं दूसरे इशू है। हमें लगता है कि अगर ये मामला नहीं सुधरा, डॉक्टर साहब एक ही कहा जाता है कि जब कोई आदमी महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है तो वो छटपटाता है बहुत कुछ हासिल करने के लिए। लेकिन जब सोसाइटी महत्वाकांक्षी होती है, अब आप बताइए कि तमाम विधायक हैं, चाहे नोएडा के विधायक हों, चाहे मेरठ के हों, गाजियाबाद के हों, चाहे सहारनपुर के हों, अब ये लगता है गुर्जर जो लीडरशिप है, गुर्जर की जो नई जो यूथ की लीडरशिप है, उसे लगता है कि यार ये तो सब स्थिर हैं, सब लोग विधायक हो गए, तो उन्हें जगह कहाँ मिलेगी। तो वो कहीं कोई बसपा को ढूंढ रहा है, कोई सपा को ढूंढ रहा है, और तमाम दलों में इस समय बसपा का जो यूथ है वो हैं। और हमें लगता है कि अपने आप को स्थापित करने के लिए ये जो पूरा इस समय जो पूरी बेचैनी है गुर्जर राजनीति में, ये 2027 में अगर इसमें, क्योंकि हमें लग रहा है कि डिसीजन तो नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो लीडरशिप खड़ी हुई है यूथ की, यूथ रुकने वाला नहीं है, यूथ रास्ते तलाश रहा है। उसे रास्ता बीजेपी से नहीं मिलेगा तो सपा मिलेगा, सपा से नहीं मिलेगा तो बसपा से मिलेगा, बसपा से मिलेगा तो कांग्रेस से मिलेगा। लेकिन वो अपने रास्ते तलाश रहा है, और जब रास्ते तलाशता है अपना टारगेट पाने के लिए, तो फिर दूसरे का सिंहासन हिलाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है गुर्जर राजनीति में इस समय। हो सकता है कि कोमल चौधरी किसी सही टाइमिंग के इंतजार में हो और तब वो सबूत पेश कर दें और विधायक के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। लेकिन फिलहाल हम सब भी इस पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेस्टर्न यूपी की जो गुर्जर पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में जा रही है। क्या इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस अब सतह पर हो रहे हैं? ये कहा जाता है कि जब कोई ग्रुप्स ताकत में होते हैं तो उनके बीच में कंट्राडिक्शंस मैक्सिमम होते हैं, लेकिन जब वो कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो ज़्यादा यूनाइट होते हैं। तो इस समय वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में गुर्जर नेताओं का एक अच्छा खासा दखल है। ये दखल 27 तक बना रहता है कि नहीं बना रहता है, या ये बिखर जाएगा, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट politicalaड्डा.com पर जाइएगा, गूगल पर लिख करके, वहाँ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरी डिटेल्स मिलेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।